3 नाम आपने गिराए कि तीनों के नाम लेने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? किस संदर्भ में कहा गया और आपका उनसे क्या संबंध है? इस देश की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके नाम से आप एक स्टेटमेंट दे दो और बाद में माननीय न्यायालय में उसको मुकर जाना। लेकिन हमारे लिए वो जिंदा भगवान थे, ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व थे। उसमें से प्रमुखता से थे श्री श्री रविशंकर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी और बाकी भी ऐसे बहुत प्रमुख नाम थे। तत्कालीन जो यूपीए सरकार थी, आप कह रहे हैं कि वहाँ से राजकीय नेतृत्व प्रेशर था और इसलिए ये एक चुनाव को देखते हुए गढ़ा गया ये भगवा आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद और उसके शिकार आप लोग हुए, ऐसा आपका एक दावा है। हाँ जी। कहना क्या चाहते हैं? मतलब जब एटीएस की कस्टडी में थे तो इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ आपको कि शायद आप मर भी सकते थे? सर 24 घंटे में से कम 20-20 घंटा मारते थे सर, और पूरी दुनिया की पुलिस मारती है। काला चौकी एटीएस में, काला चौकी एटीएस, तो वो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमारे मुंह के अंदर ने अपना मुंह बंद करके रखता, तो ऐसा बड़ा बड़ा मांस का जो गोला था, अच्छा, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट करने का कोशिश किया कि आप हाँ कह दो करके। मतलब यहाँ तक टॉर्चर किया? हाँ सर, और उन्होंने कहा, और ये सिर्फ इसलिए कि आप धमाके हाँ में हाँ मतलब धमाके में अपना नाम मान लो कि धमाके किए हो, या फिर बनने के लिए, विटनेस बनने के लिए, हम उनको जिंदा भगवान मतलब आपको गवाह बनाना चाह रहे थे। हाँ जी। आप लोग गवाह नहीं बने तो आरोपी बना दिया। बिल्कुल सर। 9 साल तक आप लोग जेल में रहे, जिसका अभी तक फैसला आना बाकी, लेकिन 9 साल आपने जेल गुजार लिया है। तो वो 9 साल जो जेल वाले वो कैसे बीते? वहाँ तो थोड़ा सा आराम मिला होगा, क्योंकि सामने इतना बड़ा अंधेरा रहता था, कोई विचार कर करके थक जाते थे। और जिसने गुनाह किया है तो उसके लिए तो जेल एक हॉस्टल होता है, लेकिन जिसने जो निर्दोष है तो उन विपरीत परिस्थितियों में, उस अपमानक परिस्थिति के लिए वो हर पल मरने जैसा होता है सर उसके लिए। उस वक्त सर कुछ ऐसे वकील भी आए थे कि जो बहुत सारा पैसा मांग रहे थे, जो हमने कभी सुना भी नहीं था। तो इतना पैसा कहां से लाए? एक बात। दूसरी बात, और लोगों को चमकोगिरी करने के लिए इस मुकदमे से जुड़ना था, इसीलिए तो हमारा मुकदमा डिले हुआ सर। सब कुछ मिलता है जिंदगी में, वक्त कौन देगा? मेरा जिंदगी का 17 वर्ष कौन देगा सर? नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत में आज हम बात करेंगे मालेगांव 2008 बम धमाके की 29 सितंबर 2008 में बम धमाका हुआ था। आज 17 साल हो गए हैं। अब जाकर 31 जुलाई इसी महीने फैसले की तारीख तय हुई है, लेकिन 17 साल जो भी इसमें आरोपी हैं उनको न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े हैं, और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि वो बेकसूर हैं। हालांकि जो भी आरोपी होता है अपने आप को बेकसूर कहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे सबूत सामने दिखाई पड़ते हैं जो बताते हैं कि हो सकता है कि वाकई में आदमी बेकसूर हो। तो अगर इतने साल के बाद उसे न्याय भी अगर मिलता है, फैसला उसके पक्ष में भी आता है, तो क्या वो वाकई में न्याय होगा? और क्या क्या दुर्दशा इस दौरान किसी आरोपी ने सही होगी, यही जानने के लिए आज हम बैठे हैं। हमारे साथ आए हुए हैं उन्हीं मालेगांव बम धमाके के आरोपियों में से एक, आरोपी नंबर 5 समीर कुलकर्णी। नमस्कार समीर जी। आदरणीय प्रणाम। 2008 बम धमाका, आपकी उसमें गिरफ्तारी हुई, 9 साल आप जेल में रहे, और जब से आप मुकदमे में आ रहे हैं, मैं रोज़ आपको, जब भी मैंने कवर किया है, गया हूँ, आपको देखता हूँ। और एक ऐसे शख्स हैं आप जो कि हर तारीख में उपस्थित रहते हैं, और ख़ास बात है कि पुणे में रहते हैं आप। पुणे से आप यहाँ लगातार आते हैं, आप अपनी बातें रखते हैं। आपने अपना वकील भी नहीं रखा, और हमेशा आप कहते रहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ और न्याय नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि आप इस जो मुकदमा है, या हम कह सकते हैं ब्लास्ट की घटना है, उसमें आपकी गिरफ्तारी कब हुई, कैसे आपका नाम आया, ये आप बताइए कि कहाँ से आप इन लोगों से, आरोपियों से जुड़े हुए थे कि आपका भी नाम उसमें आ गया। आदरणीय, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सौगंध खाकर आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं 2008 में पूरा वर्ष महाराष्ट्र में नहीं आया। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल महानगर में अपना वैयक्तिक सामाजिक जीवन जी रहा था। सर 25 अक्टूबर 2008 को जब मैं दिवाली मनाने के लिए भोपाल से ग्वालियर जा रहा था, तो भोपाल के कुछ पुलिस अफसर को मैंने दिवाली की शुभकामना दिया, और उसी वक्त कुछ मराठी में बात करने वाले व्यक्ति वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है। मैंने हंसी में टालते हुए इनको कहा कि आप क्यों ऐसा, और मैंने दिवाली की उनको शुभकामना दिया। उन्होंने कहा कि आपका मुझे 15 मिनट चाहिए। तो सामाजिक जीवन में पुलिस वालों से बहुत ही स्नेहपूर्ण संबंध होता है। बिना शक के मैं उनके साथ चल पड़ा,
और उसके बाद में आज तक मैं न्यायालय के चक्कर काट रहा हूं। मैंने अपने जीवन में पहली बार 25 अक्टूबर 2008 को एटीएस मुंबई में जब मुझे लेके आए, तब मैंने जिंदगी में पहली बार मालेगांव विस्फोट यह शब्द सुना। मेरा दुर्भाग्य यह है कि 26/11 के हमले में श्रद्धेय करकरे साहब हुतात्मा हुए। पहले दिन से मुंबई पुलिस को पता था कि मैं निर्दोष हूं करके, उसके बावजूद भी जो हजारों लोगों को इंक्वायरी के नाम के ऊपर उठा के लेके आए, किसी ने स्टेटमेंट दिया, उनके नाम से झूठे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, तो उसी वक्त हमें ये कहा गया कि इस देश के जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके नाम से आप एक स्टेटमेंट दे दो और बाद में माननीय न्यायालय में इसको मुकर जाना। लेकिन हमारे लिए वो जिंदा भगवान थे, ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व थे। उसमें से प्रमुखता से थे श्री श्री रविशंकर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी, और बाकी भी ऐसे बहुत प्रमुख नाम थे कि जिनको हम जिंदगी में कभी मिले नहीं और ना ही कभी हम उनसे परिचय दे फोन के ऊपर मिले। तो ऐसे लोगों के हम कैसे नाम ले ले? और इसीलिए दीपावली का वक्त था, कोई हमको सपोर्ट करने के लिए आया नहीं था, कानून का कोई ज्ञान नहीं था, और लक्ष्मी पूजन के दिन हमारा लीगल अरेस्ट दिखाया। कसाब को पहले दिन वकील मिला, लेकिन हमें वकील नहीं मिला सर। नहीं, इसमें आपने बताया कि 3 नाम आपने गिराए कि तीनों के नाम लेने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया और आपका उनसे क्या संबंध है? तो उनका ये कहना था कि आप देश की पॉलिटिक्स आपको जानते हैं, बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है। 2009 का लोकसभा का आम चुनाव था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उनको खेलना था और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के उनको ऊपर बैन लगाना था, और इलेक्शन निकलने के बाद में न्यायालय में जो होगा वो उस वक्त का देख लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हमको कोऑपरेट कीजिएगा, हम जैसा कहते हैं वैसा आप स्टेटमेंट दे दीजिएगा और आप अपनी जिंदगी जी। और आगे जाके उन्होंने ये भी बताया कि बोले न्यायालय में आपको कौन रोकेगा, ऐसा हमको उन्होंने कहा गया। ये किसने तो कहा? केवल 2009 का लोकसभा का इलेक्शन सामने रखकर ये बहुत ही अश्लाघ्य शब्द हिंदू दहशतवाद और भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी चलाई इस देश के अंदर 2008 के बाद में, तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि इस पवित्र माटी के ऊपर, भरत भू के ऊपर किसी आक्रांताओं ने, ना ही अंग्रेजों ने यहाँ के राष्ट्रभक्तों को, धर्मनिष्ठों को अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए आतंकवादी या दहशतवादी कहा। दुर्भाग्य से 2009 में उनकी सरकार बनी, लेकिन उसका सातत्य नहीं बना, ऐसा मेरा स्वानुभव है। नहीं, ये किसने कहा था इस बार? ये एटीएस ने? हाँ, ये एटीएस ने कहा, और वहां पर जो भी उनके लोग कह रहे थे, हाँ, तो वो सीधा सीधा वहां का जो एनसीपी का जो प्रमुख था उनका नाम ले रहे थे, यूपीए गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियन थे उनका नाम वो सब लोग ले रहे थे। टीवी के ऊपर हमको एटीएस में दिखाए दे रहे थे कि दिग्विजय सिंह टीवी के ऊपर बात कर रहा है भगवा आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद। सुशील कुमार शिंदे साहब को हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर। तत्कालीन जो यूपीए सरकार थी, आप कह रहे हैं कि वहां से उनका राजकीय नेतृत्व प्रेशर था और इसलिए ये एक चुनाव को देखते हुए गढ़ा गया ये भगवा आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद, और उसके शिकार आप लोग हुए, ऐसा आपका एक दावा है? हाँ जी, और मैं निर्दोष था, इसीलिए पहले दिन से मैंने कोई वकील नहीं। लेकिन आप निर्दोष हैं कह रहे हैं, हर आरोपी कहता है निर्दोष है, कैसे मान लिया जाएगा आप निर्दोष है? निर्दोष रहते तो आप कैसे इनके संपर्क में आते, कैसे आरोपी बनते? कुछ तो कहीं तो होगा इन लोगों से संपर्क। आपकी गिरफ्तारी जब हुई 28 अक्टूबर को दिखाया गया है, तो उसमें एक जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें भी बताया गया है कि एक मीटिंग हुई थी अप्रैल में, और उस मीटिंग में साध्वी, बाकी जो आरोपी उनके साथ आप भी थे। आदरणीय एटीएस की चार्जशीट में ये कहानी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 25 अक्टूबर 2008 से पहले जितने भी लोगों को पकड़ा गया था, ऑफिशियली अनऑफिशियली, जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उसमें मेरा नाम नहीं था। आदरणीय, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जैसा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ने के बाद में इंदौर के 2 बंदे गायब हो गए, घर से गायब हो गए। आज वो ऑफिशियल वांटेड है, रेड कॉर्नर उनका नोटिस है। अगर मैंने गुनाह किया होता तो मैं भी भाग जाता था सर। 25 अक्टूबर को मैं भोपाल पुलिस को नजदीक जाकर दीपावली की हार्दिक शुभकामना नहीं देता सर। अगर मैंने कोई गुनाह किया था तो मैं केस डिले करने के लिए अपना कुछ ना कुछ कहानी बनाता था, वकील देता था। मैंने ईच एंड एवरी डेट, एक पल मैं लेट माननीय न्यायालय में नहीं गया, वकील नहीं दिया। डे 1 मैंने नार्को टेस्ट का, पॉलीग्राफी टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का मैंने नो ऑब्जेक्शन दिया सर। और जो मैं उस दिन कह रहा था सर, उसी के आधार के ऊपर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी एनआईए लिखता है कि जो विटनेस थे वो फैब्रिकेटेड विटनेस थे, उनको प्रेशराइज करके एटीएस से स्टेटमेंट लेके गया। वो सभी के सभी जो विटनेस है सर, आज ऑफिशियल तरीके से 40 विटनेस हॉस्टाइल है सर। ये मैक्सिमम विटनेस आर्मी ऑफिसर है, ये लेमैन नहीं है सर। आप कह रहे हैं कि एनआईए के उसमें आपके ऊपर एक तरह से उस मीटिंग का जिक्र नहीं है, ठीक है? एनआईए शब्द भी मैंने बोला नहीं। एनआईए ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, 7 लोगों को उन्होंने बताया कि ये डिस्चार्ज किया अपनी चार्जशीट में, जिसमें आपका नाम नहीं था।
अगर आप निर्दोष होते तो एटीएस के बाद मान लीजिए एटीएस ने आपको जबरदस्ती आरोपी बनाया, एनआईए ने तो आपने भी कम से कम आपको डिस्चार्ज करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने साध्वी को कर दिया था डिस्चार्ज, हालांकि बाद में कोर्ट ने उसे माना नहीं, लेकिन आपका नाम उसमें नहीं था। सर एनआई का सप्लीमेंट्री जो 2016 में हाँ। बहुत देर के बाद में 11 में उनके पास केस ट्रांसफर हुआ और 16 में उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। सर किसी भी इन्वेस्टिगेशन का चार्जशीट दाखिल करने का टाइम लिमिट है 90 दिन और स्पेशल एक्ट के अंदर 180 दिन मिलते सर। सर जब 1/4/2011 को एनआई के पास अगर ये केस ट्रांसफर हुआ सर, उसके बाद में इतना वक्त क्यों लगा उनको 5 साल सर? क्योंकि ये डर्टी पॉलिटिक्स का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर स्पेशल पीपी करके जो पहले रोहिणी सालिन मैडम था, उन्होंने अपने ही एजेंसी के ऊपर एलिगेशन किया सर। सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया सर इच एंड एवरी लोकसभा का जो सत्र चलता था वहां पर इस केस का सर चर्चा होता था सर तो ये एनआई को पूछना चाहिए कि समीर कुलकर्णी के खिलाफ डे 1 से अगर कोई एविडेंस नहीं था, ये एटीएस आंसरेबल है कि अगर इसके खिलाफ कोई ये नहीं था, एविडेंस नहीं था, तो इसको आज तक आपने क्यों नहीं क्लीन चिट दिया? आज तक इसको क्यों अपने बाइज्जत बरी होने नहीं दिया? डिस्चार्ज आपने क्यों नहीं किया? तो मैं इसके लिए आंसरेबल नहीं हूं सर। ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी सर। दुर्भाग्य है इस देश का कि जैसा आरबीआई एक स्वायत्त यंत्रणा है, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त यंत्रणा है, न्यायपालिका एक स्वायत्त यंत्रणा है सर, दुर्भाग्य से इस देश की तपास यंत्रणा स्वायत्त नहीं है। इलेक्शन को देखते हुए जो भी सत्ताधारी है उनके फेवर के लिए ये यंत्रणा काम करती है सर जो हम डे 1 से कह रहे हैं वो आज फैक्ट है कि इस केस में 323 गवाह हो चुके हैं। मैंने कोई एक अपशब्द बोला है ऐसा भी रिकॉर्ड के ऊपर आया नहीं है सर। और हम इच एंड एवरी डेट को गए, वकील नहीं किया सर, हम ट्रायल फेस कर रहे हैं सर। 31 जुलाई को उसको निर्णय आने वाला है सर। और ये हमारा जिंदगी का जो 17 साल है ये हमको कौन वापस देगा सर? हमको जो हेवी टॉर्चर किया गया सर। आज भी मैंने सन्माननीय राष्ट्रपति महोदय, सन्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सन्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय को कहा है कि हमारा जस्टिस का मतलब है हम 100% एक्विटल होंगे। लेकिन जिन्होंने हमारे पवित्र धर्म को बदनाम किया विश्व पटल के ऊपर, जिन्होंने हमें इलीगल तरीके से फेक नाम से हमको चार्टर प्लेन से यहाँ पर लेके आए सग्राम सिंह के नाम से, तो उन पुलिस वालों के ऊपर कोई एक्शन लेगा क्या? नहीं लेगा। जिन्होंने मिलिट्री एरिया में जो एमआई का सोर्स था उसके घर के अंदर आरडीएक्स प्लान किया, ऐसा देश का प्रीमियर एजेंसी कहती है एनआईए, तो क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया उस पुलिस ऑफिसर को? उसके ऊपर एक्शन होगा क्या नहीं होगा? आज भी हमारा जो को एक्यूज है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज भी अपने पैर के ऊपर चलती नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत है नहीं सर। और हम तक गलती से जिंदा बच गए सर। आज दिलीप पाटीदार नाम का एक इंदौर का विटनेस था, वो आज तक मिला नहीं सर। उसके अंदर भी एटीएस वालों के ऊपर सर केस बना और गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं दिया, इसलिए पेंडिंग रखा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो इलीगल सीक्वेंस है सर, गलती से जिंदा बच गए, बहुत बड़ा आप एक शब्द कह रहे हैं। अब कहना क्या चाहते हैं? मतलब जब एटीएस की कस्टडी में थे तो इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ आपको कि शायद आप मर भी सकते थे? सर मेरे मुंह के अंदर वो बैरल था सर, दांत तोड़ रहे थे डराने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन हमने उनको कहा कि सर आप अपनी माँ का नाम मत लीजिएगा, आपको पता है कि आप एक देशभक्त ये कर रहे हैं। इसलिए सर क्या कि मैं जिंदा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ, अगर मार देते तो। ऐसा क्या टॉर्चर किया था सर? 24 घंटे में से कम 20-20 घंटा मारते थे सर। और पूरी दुनिया की पुलिस मारती है। काला चौकी एटीएस में, काला चौकी एटीएस का एक कमरे के अंदर पूरा एसी कमरा रहता है सर, सीसीटीवी लगा रहता है, बहुत सारे माइक लगा रहते हैं, एक साइड में सब ऑफिसर देखते हैं आपको एक ग्लास से। हम उनको नहीं देख पाते हैं लेकिन वो हमको देख पाते हैं। वो बहुत टैलेंटेड ऑफिसर होते हैं, उनको पता होता है सर कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है करके सर। लेकिन सर उस वक्त बहुत ही घटिया राजनीति महाराष्ट्र में चल रही थी कि हम जिस जाति को नहीं मानते हैं उस जाति में हम पैदा हुए, इसलिए हमारा ये दोष नहीं था सर। एक बात। दूसरी बात, जिस जाति को नहीं मानते मतलब जिस जाति से मेरा जन्म हुआ है उस जाति का, मतलब ब्राह्मण, आप अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते? नहीं, मैं या जात पात नहीं मानते? उसका समर्थन नहीं समर्थन नहीं। अच्छा। और उसका ऐसा कोई मैं कोई यानी पूजा पाठ करने वाला हूँ ऐसा मैं उसका कोई रोजी रोटी के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हम सामाजिक जीवन जीते थे लेकिन हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे सर। यानी आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, ये भी कहना चाह रहे हैं? यस सर। हम जो पूना के लोग हैं सर एक अलग स्पष्टता से मराठी में बात करते हैं, आदर से बात करते हैं, उसका मजाक उड़ाया गया, मेरा परिवार का मजाक उड़ाया गया, मेरा खुद का बात करने का जो तरीका है उसके आधार के ऊपर मेरा मजाक उड़ाया गया। मैं ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करता हूँ क्योंकि इतना बड़ा देश है, अगर हम अपने देश की हम नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेगा? मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी परंपरा है ब्रह्मचर्य की। उसका व्यंग उड़ाया सर, उसका मजाक उड़ाया कि इसका जल्द से जल्द हम शादी करेंगे करके, ऐसा मजाक बना के सर हमको पीटते थे सर।
तो बहुत अलग अलग तरीके से हमको टॉर्चर किया गया। मेरी माँ को पुलिस स्टेशन में लाके सर टॉर्चर किया गया। 9 साल तक उसको अपने बुजुर्ग माँ को भी, वृद्ध माँ को 9 साल तक अपने घर के अंदर नहीं रहने दिया। जब हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे, जब पिटाई से हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे, हम मरने के लिए तैयार थे सर, उसके बाद में हमारे घर वालों को टॉर्चर किया गया सर। हमारे पास जो धर्म ग्रंथ थे उनको फाड़ा गया सर, उनको पैर तले रौंदा गया। हम दीवार के ऊपर सर पटकते थे कि ये हमारे प्राण है, हमको जान से मार दो। सभी के सभी शाकाहारी थे, मैक्सिमम लोग। सभी प्रज्ञा सिंह थी, मैं थी। हमने कभी वो गंद भी कभी हम महसूस नहीं किया हमने। तो वो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमारे मुंह के अंदर हमने अपना मुंह बंद करके रखता। तो ऐसा बड़ा बड़ा मांस का जो गोला था, अच्छा, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट करने का कोशिश किया कि आप हाँ कह दो करके। मतलब यहाँ तक टॉर्चर किया? हाँ सर। और उन्होंने कहा और ये कि सिर्फ इसलिए कि आप उनकी हाँ में नहीं, हाँ हाँ मिले। हाँ में हाँ, मतलब धमाके में अपना नाम मान लो कि धमाके किए हो, या विटनेस फिर बनने के लिए, विटनेस बनने के लिए, विटनेस बनने विटनेस के बनने लिए के लिए। कि उस वक्त का जो धार्मिक किस तरह का सामाजिक गवाह? बस अब न्यायालय में मतलब वो बड़े जो नाम आपने हाँ गिनाए, जी, हाँ जी। उन नामों को इसमें जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी थे उस वक्त के केंद्रीय हाँ, स्तर के, हाँ। उनके नाम हमें आज भी बहुत ये ग्लानि होती है सर कि ये तो हमारे यानी हम उनको जिंदा भगवान मतलब समझते हैं। आपको गवाह बनाना चाह रहे थे, हाँ जी, आप लोग गवाह नहीं बने तो नहीं। आरोपी बना दिया। बिल्कुल सर। कमाल अगर है। हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते, अगर हम उनके हर पन्ने के हाँ। ऊपर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हाँ। हो जाते, हाँ, हम अगर न्यायालय के अंदर अगर कन्फेशन देने के लिए तैयार हो जाते, वो जैसे कहते थे वैसा हाँ। स्टेटमेंट देने के लिए हाँ। अगर हमने कबूल कर लिया होता तो हम विटनेस होते थे सर। हम 17 साल आम जिंदगी जैसे बाकी विटनेस को बनाया, आर्मी ऑफिसर को बनाया सर, तो हम भी ऐसी जिंदगी जी सकते थे सर। लेकिन हमने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, अधर्म का साथ नहीं दिया। हमने किसी भी जिनको हम नहीं जानते थे, मेरी वजह से कोई विटनेस नहीं बना, कोई आरोपी नहीं बना सर। पूरा रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा सर। लेकिन आप पुणे में रहते थे, पुणे के रहने वाले हैं, हाँ जी। अब भोपाल से अरेस्ट हुए। भोपाल में क्या कर रहे थे आप? सर मैं भोपाल में सामाजिक जीवन जी रहा था सर। अच्छा, तो हम आरोग्य जो भी धार्मिक है वहां पर हम अपना योगदान दे रहे थे। हम सभी वहां की एजेंसी जो है उनके संपर्क में रहते हैं, क्योंकि समाज को लिमिटेशन है, किसी भी कोई संस्था संगठन को लिमिटेशन होता है। जब तक सरकार है, अपनी व्यवस्था है और हम टैक्स पेयर है सर, तो हमें कोई कभी शक नहीं रहा। तो हमारा ईच एंड एवरी हमारा खुली किताब है सर। हम सबको बता के पूरा पब्लिसिटी, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पूरा पुलिस प्रोडक्शन के अंदर हम अपना सामाजिक जीवन जीते थे सर। क्या सामाजिक जीवन, किस तरह का सामाजिक? सर प्रबोधन का था, जागरण का था सर, शिक्षा का था सर, स्वच्छता का था सर, और राष्ट्रीय जो भी समस्या तो थी। एटीएस की नज़र में कैसे आ गए और इन लोगों से कैसे जुड़ गए? ये जो आरोपी हैं इनसे पहले तो मिले होंगे ना, इसी संबंध में, सामाजिक कार्यों के संबंध में कोई मिले होंगे? सर मैंने साध्वी पर ये जितने भी आरोपी हैं, हाँ। मैंने इनको कस्टडी में अपने जीवन में उसके पहली पहले बार मिले देखा। नहीं आप हाँ कभी? सर, मैं कभी भी इनके तो मीटिंग की जो बात है कि अप्रैल में 2008 में जो मीटिंग हुई थी उसमें आप भी शामिल हुए थे, जहाँ पे आप लोग रह रहे थे, उसके ऊपर पहले 10 या 11 अप्रैल कुछ इस तरह की तारीख है। सर एटीएस के केस में ऐसा होता है कि एक्यूज नंबर जो 11 है शंकराचार्य, हाँ, उनको राजनीति का दर्जा मिला वहां पर भोपाल के कार्यक्रम के लिए। वहां पर वो आए और वहां पर इन सभी आरोपियों ने उस कार्यक्रम के बाद में पहली मंजिल के ऊपर, राम मंदिर के पहली मंजिल के ऊपर कॉन्स्पिरेसी किया, ऐसा एटीएस का चार्जशीट कहता है। लेकिन एनआई का चार्जशीट ऐसा कहता है कि भोपाल में जो विटनेस है वो कभी भोपाल गए ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, उस राम मंदिर को पहला मंजिल है ही नहीं सर। कोई सर ऐसा कोई कोई वीडियो है उसका, कोई ऑडियो है उसका, कोई फोटोग्राफ्स है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। तो आपकी दलील क्या है? आप कहाँ थे उस समय? नहीं, हम नहीं थे, हमारा टावर लोकेशन भी नहीं दिखता है सर। उन्होंने वो भी क्रॉस चेक किया सर। मैं अच्छा। विदिशा करके ऐसा एक लोकेशन है, वहां पर था सर। विदिशा? हाँ सर, इन्होंने पूरा क्रॉस चेक किया सर। तो ऐसा तो फिर आपके लिए इतना बड़ा स्पेशल चार्टर प्लेन ले जाने की क्या जरूरत पड़ेगी उनको? सर 24 अक्टूबर को जो एमआई का सोर्स था सुधाकर ओमकारनाथ चतुर्वेदी, आरोपी नंबर 11, उसके साथ ये सब लोग मुंबई से भोपाल आए। और हम भी पूछते हैं ना, जैसा आपने हमें पूछा, तो 24 अक्टूबर को जो 2 वांटेड एक्यूज थे उनके संबंध में वो भोपाल आए हुए थे सर। अच्छा, उनको ढूंढने की वांटेड कोशिश किया। यानी राम सिंह काल सांगरा और संदीप डांगे। उनको ढूंढने के लिए वो वहां पर आए, रात भर उन्होंने उनको ढूंढा सर। हाँ। और वो लोग नहीं मिले। बहुत बड़ा टीम काम करता है सर ऐसे केसेस के अंदर सर। वो जब नहीं मिले तो मुझे केवल इतना कहा गया कि आपका हमको थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए, आप सामाजिक जीवन जीते हैं, बहुत सारे लोग आपके परिचित हो सकते हैं वगैरह, क्या आप हमको थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा।
तो 15 मिनट के लिए मुझे ये साथ में लेके आए। जब मैं साथ में आया तो इनका पूरा परिचय करते हुए कि कब आप पुलिस में भर्ती हुए, आपका परिवार के अंदर कौन कौन है, कब एटीएस में भर्ती हुए, ऐसा दीपावली की शुभकामना देके मैंने बहुत ही नेचुरल तरीके से बात करते हुए मैं यहाँ पर आया सर, इनके साथ आया सर। और जब यहाँ पर आने के बाद मेरे साथ जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहले ही पकड़ी हुई थी, और जो 2 बंदे थे पहले ही पकड़े गए थे, तो वो हमको नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था, और उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम तैयार नहीं थे। और जो बदतमीजी से बात कर रहा था परमवीर सिंह, तो मैंने उसी वक्त एटीएस के कला चौकी में जो खानविलकर का केबिन था वहां पर ये सब अफसर खड़े थे, तो मैंने उनको बोला था कि ये मेरा देश है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, आप मेरे से सभ्यता, परमवीर सिंह को, अच्छा, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, ये मेरा देश है, आप इतना स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पुलिस स्टेशन कैसे हो जाएगा? आपका भारतीय है, अच्छा, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी विश्वसनीय व्यवस्था है पुलिस। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप मेरे से सभ्यता से बात कीजिए, आप मेरे से तमीज से बात कीजिएगा, आप मुझे गाली मत दीजिएगा, ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, ऐसा मैंने उनको कहा। और आपके कंधे के ऊपर जितना स्टार लगाया ना, अगर हमने भी एप्लीकेशन किया होता, हमने भी अगर वैयक्तिक जीवन करियर बनाने की कोशिश किया तो एक्स्ट्रा हमारे कंधे के ऊपर ज्यादा होता, हम आपका रिस्पेक्ट करते तो आप भी हमसे तमीज से बात कीजिए। तो उसको गुस्सा आ गया इस बात का, वो बदतमीजी से बात करते थे, बहुत बदतमीजी से बात करते थे। और सर जी दुर्भाग्य की ये बात है कि जब हम जो उनको कहते थे वो सब सच साबित होता है। इसलिए सर हमारा पुलिस कस्टडी जैसे कुछ भी हमने कहानी बताया कि मैं वहां पर नहीं था, मैं इसको नहीं जानता, तो वो क्रॉस चेक होता था। जैसा मेजर उपाध्याय थे कि वो कहते थे कि मैं नहीं था, मैं इस दिन इस तारीख को था, वो डायरी मेंटेन करते थे सर, सामाजिक जीवन से थे सर, तो हमको पता रहता है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ गए थे सर। तो इसलिए हमारा फिर से कभी पुलिस कस्टडी लिया गया नहीं सर। अच्छा, इस केस के अंदर सर आपने बताया कि बहुत ही बदतमीजी से बात करते, सिर्फ बदतमीजी से बात ही करते थे ये लोग या फिर कुछ टॉर्चर भी करते थे? जब मैंने उनको रिटर्न किया कि आप हमसे सभ्यता से बात कीजिएगा, आप जो हम फैक्ट बता रहे हैं, आपको सच बता रहे हैं, तो उसके बाद में हमको मारना पीटना चालू किया कि तुम्हारी अकड़ तोड़ते हैं। फिर जाति के ऊपर से उन्होंने गाली दिया, 24 घंटे में से 20-20 घंटा मारते थे, जो एक बड़ा पट्टा कहते हैं मराठी में, उससे मारते थे, प्लास्टिक के डंडे होते थे उससे मारते थे। और जब तक हमारा होश नहीं चला जाता था तब तक हमको ये सब लोग पीटते थे। और जब हमने कभी किसी को मिले नहीं, किसी को जानते नहीं, तो हम क्या बताएं। इसलिए सर हमने बहुत पिटाई खाया सर कि हम हमें हाँ नहीं मिला रहे थे, और इसलिए आप लोग को आरोपी बना दिया, ऐसा आप लोग का कहना है। जिंदगी में कभी बम शब्द हमने सुना नहीं सर, जिंदगी में बंदूक शब्द मैंने उनको कहा कि मैंने गज की गोली बना के ऐसा फूंक करके भी नहीं उड़ाया, तो उनको केवल इतना ही चाहिए था, बंदूक, गोली, बम। अभी ये शब्द हमने अपने जिंदगी में कभी सुने नहीं थे, लेकिन आप लिखे नहीं थे सर। आप इस तरह की जब बातें करने दावा कर रहे हैं, ऐसा कोई कैसे भरोसा करेगा कि कोई जीवन में बंदूक बम का शब्द सुना नहीं होगा? जानता तो होगा, भले हमने बंदूक नहीं चलाया, बम नहीं चलाया, लेकिन जानते तो हैं ना। सर जो सामाजिक जीवन जीते हैं, अरे ये सही है, लेकिन हमने कभी लिखा नहीं था सर। और जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि जो वर्णन करके वो बात करते थे, जिन बंदूकों का नाम लेते थे वगैरह, यानी बहुत अंग्रेजी में अलग अलग नाम थे ना सर, तो हमने नहीं सुने थे सर। हाँ, मतलब आरडीएक्स, एक्सप्लोजिव, उस तरह की बातें नहीं सुने होंगे। बंदूकी की जो बहुत यानी ऐसा वो बता रहे थे कि हमने भी नहीं सुने करके, ऐसा वो भी बोलते थे। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में बंदूक का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं था ना, वो तो बम धमाका था सर। इस केस में बहुत सारे ऐसे जो वेपन से सर ऐसा किसी को एक्यूज वगैरह रिकवर दिखाया गया सर, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है सर। तो उसके संबंध में वो कहते थे कि तुमको पता था क्या, तुमको पता था क्या? तो तब हम कहते थे कि ये बंदूक का नाम हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, तो अंग्रेजी में नाम है सर, मतलब प्रकार, बंदूक या बम के प्रकार आप नहीं जानते थे, ऐसा? बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइए कि कस्टडी में तो बहुत प्रताड़ित आप लोग किए गए, टॉर्चर किए, जैसा आपने बताया कि मांस भी खिलाने की कोशिश की गई, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, दूसरों के नाम लेने के लिए कहा गया, कई चीज़ें तरह की प्रताड़ना हुई, 20-20 घंटे जगा के रखा गया, ये भी आप कह रहे हैं। पुलिस कस्टडी तक ही हुआ होगा, लेकिन फिर आप लोग को जेल कस्टडी हुई, 9 साल तक आप लोग जेल में रहे, जिसका अभी तक फैसला आना बाकी, लेकिन 9 साल आपने जेल गुजार लिया है। तो वो 9 साल जो जेल वाले वो कैसे बीते? वहाँ तो थोड़ा सा आराम मिला होगा? आदरणीय, जिसके ऊपर यूएपी चार्ज लगता है, एमसीसी का चार्ज लगता है, बोमब्लास्ट का जो आरोपी होता है, तो उनका सिक्योरिटी की वजह से या और भी कोई अन्य विषय हो सकता है, उनको एक अलग अंडा सेल करके बोलते हैं, हाई सिक्योरिटी सेल बोलते हैं, वहां पर रखते हैं। कम से कम 10-11 ताले खुलने के बाद में हमारा सेल खुलता था सर।
10-11 ताले इतना खुलने अंदर? के बाद में हमारा सेल खुलता अच्छा। था मेन गेट से सर। पूरा जेल बंद करके रखते थे जब हमको बाहर हाँ। निकालते थे, या हमको जब जेल में हमारी एंट्री होती थी सेल में जाने के लिए, बहुत हाई सिक्योरिटी में तो हमको इतना रखा जाता आप था लोग सर। खतरनाक थे या फिर किसी से आप लोगों को खतरा था? इतनी व्यवस्था पता क्यों नहीं, थी? लेकिन सभी जितने भी गैंगस्टर्स थे या जितने भी वो थे, तो वहां पर हमको रखा या गया था बार्थ सर। रोड जेल की बात कर रहे हैं? ऑर्थोरोड जेल था या तलोजा जेल तलोजा, था। जब हाँ। 26/11 का केस हुआ था जी। तो हमको कसाब को पूरा अंडा सेल में अकेले को रखा गया और फिर हमको तलोजा में ये शिफ्ट किया दोनों गया सर। जेलों में तो डी कंपनी के यानी दाऊद के भी बहुत लोग थे। हाँ इसके सर, पहले जो ब्लास्ट हुए थे उसमें जो छोटा राजन मुस्लिम कंपनी के, मुस्लिम आरोपी जो थे वो भी काफी थे उसके 7-Eleven के आरोपी थे, 7-Eleven छोटा राजन 7-Eleven कंपनी क्या? के थे। उसके बाद में जो अरुण गवड़ी जी डैडी करके उनको बुलाते हैं, हाँ, उनके भी उनके भी उनकी लोग गैंग थे। के भी आरोपी थे। तो ऐसे सभी गैंगस्टर और बमब्लास्ट के आरोपी वहां पर थे सर। हाँ। 45 फीट की दीवार थी सर, हाँ। ना धूप लगती थी ना हवा लगती थी सर। और 9 साल में मुझे जेल के ऊपर विपरीत परिस्थितियों में यानी परिवार एक का तरह से सदस्य काल बनके- कोठरी जो हम कहते हैं हाँ उसी जी, तरह हाँ का जी, था। हाँ जी। तो 9 साल में मुझे कोई मिलने के लिए आया नहीं। 2 कपड़े के ऊपर मैंने सर 9 साल बिताया सर। लेकिन मिलने उन नहीं आया विपरीत- मतलब माँ भी नहीं आई? नहीं सर, मैं अपने जीवन में मेरी माँ को, मेरे लिए वो इंसल्ट था कि मैं जेल की दीवार उसको दिखाऊं करके, अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता था सर। और ना ही मैंने कोई वकील किया था, इसलिए वकील कोई मिलने के लिए नहीं आता था। ना ही वकील कोई क्यों खत- नहीं किया आपने? वकील तो कर क्योंकि मैं सकते थे। निर्दोष था। मुझे इस व्यवस्था के ऊपर विश्वास था कि इतनी 140 करोड़ हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली जो व्यवस्था है, स्वकर्तृत्व के ऊपर ये सब लोग पुलिस में भर्ती होते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय का जीवन बहुत, जो नियुक्ति होती है बहुत एक अलग तरीके से होती है। एकदम नॉर्मल तरीके से तो उनकी नियुक्ति होती नहीं है। तो इतनी ऐसा होगा नहीं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन ये लेकिन नहीं पता हमारी चला जो कि 17 साल लग लेकिन जाएगा। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो तो वकील की ही व्यवस्था है ना, कि वकील ही आपके विषयों को रखता है, आपकी बातों को रखता है, दलीलों को रखता है। तो वकील तो रखना बहुत जरूरी ही माना जाता है एक तरह से। यहाँ तक कि 26/11 आतंक हमले का आतंकी अजमल कसाब जो पाकिस्तानी था, उसको भी सरकार ने डिफेंस के लिए अपनी तरफ से वकील दिया था। तो आपको भी दे सकते थे अगर आप चाहते तो। मान लीजिए अगर पैसा नहीं था तो आपके पास। बिल्कुल सर, मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ हाँ। कि हमारे जो को-एक्यूज है उनके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन उनके लिए निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से, जैसे आदरणीय लर्नेड एडवोकेट संजीव कुनालेकर साहब, जो हाँ। गत 17 सालों से बहुत सारे वकीलों का निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से अपना वकालतनामा लेके उनका ये उन्होंने केस मुकदमा लड़ा सर। लेकिन उस वक्त सर कुछ ऐसे वकील भी आए थे कि जो बहुत सारा पैसा मांग रहे थे, जो हमने कभी सुना भी नहीं था। तो इतना पैसा कहाँ से लाए? एक बात। दूसरी बात, और लोगों को चमकोगिरी करने के लिए इस मुकदमे से जुड़ना था, इसीलिए तो हमारा मुकदमा डिले हुआ सर। अरे आज भी मेरा D1 से कोई वकील नहीं है, लेकिन मेरे नाम से मार्केट के अंदर कम से कम 10-15 वकील घूम रहे हैं कि वो कभी मेरे हियरिंग में आ रही नहीं, मेरा वकालतनामा लिया नहीं, लेकिन हमारे नाम से पैसा ऐंठना लूटना सर उनका अच्छा। चालू है सर। अच्छा। तो इस केस की वजह से हेवी ट्रांजैक्शन हुआ सर। तो उसकी घीन हमें आती है कि आप ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा हमारा ये था, इसलिए हमने किसी को नजदीक आने भी नहीं दिया बाद में। और हम मतलब आपको लगा कि वो लोग आपका ही वकालतनामा लेके फायदा उठाएंगे, 100% अपना नाम करेंगे, मैं पैसा आपको प्रमाण कमाएंगे, देता हूं सर। केस कम रिप्रेजेंट करेंगे यानी बचाएंगे कम आपको। जो वकील आए तो उनका पर्सनल एक एजेंडा रहा सर इस मुकदमे से जुड़ने का। और हम चाहते थे कि हम निर्दोष है, आप हमारी बात मानिएगा। कानून के दायरे के अंदर कोई भी सरकार रहने दो, कोई भी सरकारी वकील रहने दो, कोई भी जांच एजेंसी रहने दो, आप मुकदमा चलाइए। ऐसा मेरा अकेले का डे 1 से ये आग्रह रहा सर। मेरा डिस्चार्ज एप्लीकेशन सर 2014 का पहले का है, सरकार तो बाद में बदली सर। एनआई का चार्जशीट 2016 में आया, लेकिन मैं निर्दोष हूं। मेरा पहला बेल एप्लीकेशन नहीं था सर, मेरा पहला डिस्चार्ज एप्लीकेशन था सर। अच्छा, तो डिस्चार्ज नहीं किया सर कोर्ट ने? नहीं, उस वक्त उन्होंने से नहीं दिया। 17 में उसको रिजेक्ट किया गया। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना सर हमारे केस के अंदर, तो वो डिस्चार्ज के वक्त हमने पूरा स्टडी करके उनको बताया कि ओरिजिनल एफआईआर सर ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है सर। इस मालेगांव बम ब्लास्ट में ये फैक्ट है कि ओरिजिनल एफआईआर गायब कर दिया। क्यों गायब किया पता नहीं सर। जो 164 स्टेटमेंट के ऊपर सर हमारे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ, तो उसका ओरिजिनल 164 स्टेटमेंट सर ना प्रोसिक्यूशन के पास है, ना माननीय न्यायालय में, ना किसी आरोपी के पास है सर। सर जेरोक्स के ऊपर 9 साल हमारा मुकदमा चला सर। सर जेरोक्स 164 स्टेटमेंट के ऊपर सर हमारे ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए सर। आज ट्रायल में या बॉम्बे हाई कोर्ट में यानी फैक्ट के ऊपर न्याय किया। मेरा ही एप्लीकेशन था, एक सेकंड भी मुझे आर्ग्यू नहीं करना पड़ा कि ये जेरोक्स के ऊपर कोई ये मुकदमा नहीं चल सकता है करके, और उसको स्टे दिया कि जो एक गलती से अलाउ कर दिया किसी के वैयक्तिक अहंकार अज्ञान की वजह से सर हमारा जिंदगी का बहुत उसमें भी वक्त बहुत गया सर। सर इस केस में 164 स्टेटमेंट गायब, ओरिजिनल एफआईआर गायब, कन्फेशनल स्टेटमेंट गायब, एफिडेविट गायब सर। हमारा जो पहले दिन हमने लगाया था एफिडेविट्स वो गायब सर। जो सीडी वगैरह वो बोलते थे वो सीडी सर कोर्ट के अंदर ट्रायल के वक्त चली नहीं सर, वो क्रैक हो गया सर।
बहुत सारा ऐसा फैब्रिकेट सर जो रिकॉर्ड था सर, वो जब ट्रायल चला तब पता चला अरे ये तो चल ही नहीं रहा है करके, और झूठ के ऊपर, फैब्रिकेट एविडेंस के ऊपर या जेरॉक्स के ऊपर हमारा मुकदमा चला सर। और आज ये वस्तुस्थिति है कि 323 गवाहों ने किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी कहा नहीं है सर। अच्छा, 100% सर। 14 में से 14 आरोपी पकड़े गए थे, 12 एटीएस ने पकड़े थे, 2 एनआई ने पकड़े थे, 2 आज भी वांटेड है सर। तो जो 12 आरोपी पकड़े गए थे उसमें से 6 जो है सर वो विदाउट ट्रायल सर छूट गए सर। 7 लोगों के ऊपर सर चार्ज फ्रेम हुआ है सर। आपका ये हमेशा आरोप रहा है, पहले भी जब भी मैं मिलता हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया हुआ है कि जानबूझकर देरी की जा रही है, जानबूझकर देरी की जा रही है। ये आरोप क्यों लगाते हैं आप बार बार? हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि इस मुकदमे के मेरे ख्याल से 4 जज बदल चुके हैं। वही माननीय सन्माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय 5वें माननीय 5वें न्यायाधीश जी, महोदय। हाँ। तो आदरणीय हमारी देश की एक व्यवस्था है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में आरोपी को पकड़ा जाता है। आरोपी को पकड़ने के बाद में 90 दिन के अंदर उसका पुलिस कस्टडी लिया जाता है। 15 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, मैक्सिमम 15 दिन का जी। 90 दिन में उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट न्यायालय के अंदर सबमिट करते हैं। मलेगा बुमरा 2008 केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ सर। आरोपी को पकड़ा, आरोपी को पकड़ने के बाद में 90 दिन भी कंप्लीट नहीं होने दिया एटीएस ने, उसके पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया। तो उसी चार्जशीट को साबित करना है कोर्ट के अंदर, वही विटनेस को, गवाह को लाके। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ सर। इस केस में सर जो भी डिफेंस लॉयर्स है या प्रोसिक्यूशन के लिए जो भी वकील है, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये मुकदमा ज्यादा से ज्यादा कैसा डिले हो ऐसा ही देखा गया सर। सर मेरा सिंगल एडजमेंट एप्लीकेशन नहीं, मेरा सिंगल एग्जम्पशन एप्लीकेशन इसमें नहीं उनका सर। क्या फायदा? सर जब स्पेशल कोर्ट के अंदर कोई वकील अपीयर होता है सर, तो उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है। मैं उदाहरण के तौर के ऊपर आपको कहता हूं कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जो वकील थे वो पूना के रहने वाले थे। वो जब मुंबई में आए, जब हमारा एमसीओसी ड्रॉप हुआ तो उनको मुंबई में बहुत बड़ा नाम हुआ। उसके बाद में उनको सलमान खान का केस मिला, पद्मश्री पाटिल का केस मिला, शाइनी आहूजा का उनको केस मिला। तो ऐसा जितना दिन तक मुकदमा पेंडिंग रहे तब तक बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती रहती है सर। डर्टी पॉलिटिक्स चलता रहता है सर। 2009 का लोकसभा का चुनाव, 2014 का सर, 2019 का सर और 2024 का माननीय विद्यमान पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब ने 24 के इलेक्शन से पहले सर वहां पर कहा, पुना में आके आज भी कहा कि ये सभी के सभी पुना के जो लोग हैं ये कांग्रेस के षड्यंत्र के शिकार है, ये निर्दोष है सर। लेकिन ट्रायल कोर्ट के अंदर जो वकील लोग हैं सर वो सच का साथ नहीं देते हैं, माननीय न्यायालय का विश्वासघात करते हैं, बार बार विश्वासघात करते हैं सर। एमसीओसी फैब्रिकेट तरीके से लगाया, ये साबित होने के लिए 9 साल हमारा जिंदगी का गया सर। कौन आंसरेबल सर? सर इस केस में जो आरोपी छोड़े गए सर, तो लेकिन एमसीओसी ड्रॉप तो हो गया। एमसीओसी ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके लिए हमारा 9 साल जिंदगी गया सर। तो 9 साल हमारा कौन देगा सर? आज यूएपीए का प्रॉपर सैंक्शन नहीं है सर। जयंत पाटिल ने, हाँ, वो भी एक कहानी है कि वो जो सैंक्शन मिला था वो शायद गलत था। हाँ जी, डे 1 माननीय न्यायाधीश महोदय ने आश्वस्त किया कि जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है वो सच कह रहा है करके। लेकिन आज फैक्ट ऐसा है सर कि कोई सैंक्शन ही नहीं है। इतना बड़ा केस में, मालेगांव मामला 2008 केस के अंदर यूएपीए चार्जेस के लिए जो एक अत्यावश्यक सैंक्शन होता है, अमेंडमेंट एक्ट हुआ सर 26/11 के बाद में 31/12/2008 को हमारा चार्जशीट जो दाखिल किया एटीएस ने, वो 20 जनवरी 2009 को दाखिल किया। तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में नहीं थी सर। जो सैंक्शन है वो 2004 का जो प्रीवियस कानून था, जो इनवैलिड कानून था, उसके आधार के ऊपर उन्होंने एक फैब्रिकेट सैंक्शन बना के रिकॉर्ड के ऊपर लगा दिया सर। कोई भी क्रॉस चेक नहीं किया, कोई भी रिकॉर्ड क्रॉस चेक नहीं किया गया, एफआईआर है कि नहीं है। ये जो लोग पकड़े गए, लेकिन उनका बयान हुआ था। हाँ जी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो थी, जिन्होंने लेटर दिया था, क्या कहा था उन्होंने भगवान की सौगंध खाकर कहा कि उनको पता ही नहीं है कि ये अमेंडमेंट हुआ है करके। उनको नॉलेज नहीं था सर, क्योंकि ये जांच एजेंसी का काम होता है कि जो भी अथॉरिटी होती है उनको कन्विंस करना कि ऐसा ऐसा है, और ये तो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उनको पता ही नहीं था सर। एक बात। दूसरी बात, उनका ये कहना था कि जयंत पाटिल तत्कालीन गृह मंत्री स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, उन्होंने हमको कहा इसलिए हमने अप्रूवल दे दिया। ये टोटली इलीगल था सर। आज हमारे माथे के ऊपर जो यूएपीए का चार्जेस है, आतंकवाद का जो चार्जेस है, केवल उनके एक सिग्नेचर से हम 17 साल अपने ही देश में आतंकवादी बन के सर, बेवजह सर। तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर तो हाईकोर्ट भी गए थे, तो हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया इस बात? सर हर बार यानी बेल के वक्त या डिस्चार्ज एप्लीकेशन के वक्त और उसके बाद में भी सर स्पेशल एनआई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर, हम बार बार ये लोग हम कहते थे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के ऊपर स्पेशल एनआई न्यायालय के अंदर ये कोई ऑफिशियल सैंक्शन है नहीं करके।
लेकिन जो सैंक्शन ऑर्डर 2004 का है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का जब एक बेल एप्लीकेशन था, तो उसके वक्त कहा था कि ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी जब विटनेस बॉक्स में आएगी तो एक्सप्लेन करके बताएगी कि हमने किस कानून के दायरे के अंदर ये सैंक्शन दिया करके सर। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ने अगर ये सच बोला होता कि ये हमारी गलती है, हमने ये सैंक्शन दिया नहीं है, तो ये आसान होता था। लेकिन प्रोसिक्यूशन झूठ बोलता था सर, और इसी वजह से हमको चक्कर काटने पड़े। अगर प्रोसिक्यूशन ने सच बोला होता तो जैसा एमसीसी ड्रॉप होने के बाद में हमारा केस नासिक में चला, वैसे ही हमारा केस नासिक में चल के कब का खत्म हो चुका था सर। इस देश की ये माया नगरी है, ये मुंबई है सर, यहाँ में सर बहुत हेवी ट्रांजैक्शन होती है सर। मैं आपको बता नहीं हो सकता हूँ सर, किन किन वकीलों ने कैसे किसी गाड़ियां ली, कैसे कैसे ऑफिसेस बनाए, कैसे कैसे अपना करियर बनाया सर, अपना क्षुद्र स्वार्थ के लिए। और जो निर्दोष है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है सर आजीवन अपनी उपजीविका जीने की, उसका परिवार की सर, उन्होंने कितनी विपरीत परिस्थिति में अपना जिंदगी जिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। मेरी मां 9 साल एक वक्त का खाना खा के सर इस देश में रही सर। हमने कभी गत 17 साल में किसी को मिले नहीं। लेकिन आपने तो कोई वकील किया नहीं, तो नहीं सर, पैसे नहीं, वकील किया नहीं। और जो भी वकील है उसको मुकदमा चलाने से ज्यादा बाकी सब इसमें इंटरेस्ट था सर। अगर सभी वकीलों ने अगर ईमानदारी से ये केस चलाया था तो ये केस 10 साल 15 साल पहले खत्म होना चाहिए था। देखिए, सभी को एक ही पैमाने पे नहीं रख सकते आप। बहुत से मुकदमे हैं जो वकीलों ने लड़े हैं, निर्दोष भी साबित कराए हैं या फिर दोष भी साबित हो, जो भी है, लेकिन अंजाम तक पहुँचे हैं। ये आपका केस एक अलग हो सकता है मामला, कि एक अपवाद हो सकता है, लेकिन आप एकदम से सभी वकीलों को कंट्रोल में से खड़ा करेंगे तो सही नहीं होगा। इस केस को जो लीड कर रहा है ना सर, ईच एंड एवरी बेल एप्लीकेशन पहला लगता था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का, उसके बाद में लगता था ईच एंड एवरी बेल एप्लीकेशन लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का। तो इनके दो जो आरोपी के जो वकील थे वही सब लीड कर रहे थे सर केस, और बाकी लोगों को भी वो कंट्रोल करना चाहते थे सर। तो सबका जब बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में मैंने ये केस मुकदमा हमारे ऊपर चलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर था हमारे लिए, एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया, उसके बाद में भी मुकदमा नहीं चल रहा था सर। कम से कम मैंने 10 ऑर्डर लिया सर बॉम्बे हाई कोर्ट के डबल बेंच से सर कि हमारा मुकदमा कानून के दायरे के अंदर खत्म कीजिए सर। स्पेशल एनआई कोर्ट है सर, स्पेशल एनआई एक्ट है सर, डे टू डे का प्रोविजन है सर। सर इस देश के करदाता का पैसा लाखों रुपया इस स्पेशल कोर्ट के ऊपर लगता है सर। सर इस केस के लिए बहुत सारा सिक्योरिटी है, बहुत सारा कोर्ट का स्टाफ है, आईओ साहब है, स्पेशल पीपी है, उनका स्टाफ है सर। तो लाखों रुपया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके वक्त की बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन कुछ आरोपी और उनके वकील जानबूझकर बीमार गिरते थे और जानबूझकर एडजमेंट एप्लीकेशन लगा देते सर। तो उसमें सबसे ज्यादा दो प्रमुख जो दो आरोपी है वो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। ये बार-बार बीमार गिरे, उन्होंने बार-बार एडजमेंट लिया, बार-बार डाइवर्ट किया केस को सर, पेंडिंग रखा केस को। लेकिन आपने तो अभी खुद ही कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीमार हैं, या टॉर्चर के बाद उनकी क्या स्थिति हुई है सभी लोग जानते हैं, तो उसमें झूठा की झूठी बात कहाँ हुई? सर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीमार है, चल नहीं सकती, ये सब ठीक है सर, लेकिन कुछ भी हो सर, जब 313 का स्टेटमेंट था तो उनको आना पड़ा सर। तो होता ये था सर, मीडिया का कहना ये था सर कि मैं वैयक्तिक इच्छा से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब वहां पर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया जाता था सर, तो वहां पर मीडिया वो फुटबॉल खेल रही है, वो डांडिया खेल रही है, ऐसा दिखाया जाता था सर। तो इतना लेट नहीं होना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है सर। ठीक है, वो तारीखें लेना बात अलग है, लगभग सभी केसों में हम देखते हैं कि तारीखें इसमें 17 साल नहीं होता सर, हमारे बाद में 26/11 का मुकदमा बिल्कुल सही हुआ। लेकिन एक ये भी है हमारी न्याय व्यवस्था की, कितना भी वक्त लग जाए किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, एक बार दोषी भले छूट जाए। तो इतना वक्त लगना बहुत स्वाभाविक नहीं लगता है। अगर व्यक्तिगत आप चूंकि पीड़ित हैं, आप आरोपी हैं उस पूरे मामले में, आप चाहते हैं जल्द से जल्द फैसला आए, लेकिन कोई जो निर्दोष है या दूसरा कोई है, या जल्दीबाजी में कोई छूट नहीं जाए, या फिर निर्दोष आदमी दोषी नहीं साबित हो, वो भी तो देखना है न्यायालय को, तो सभी पक्ष देखने हैं। आपकी सदृदता तो मैं नमन करता हूँ व्यवस्था की, में जो भी माननीय न्यायमूर्ति महोदय, उन्होंने आपके ही विचार को अंगीकार किया और उन्होंने सबको बहुत सारा मौका दिया। वो सब समझते थे, सब जानते थे, लेकिन सर स्पेशल कोर्ट का 11 बजे से 6 बजे तक हमारे लिए माननीय न्यायमूर्ति महोदय बैठते हैं, हमारे पहले वो आधा घंटा जाके वहां पर हमारी राह देखते सर। तो जानबूझ के इस केस में देरी हुई, क्योंकि 26/11 मुकदमा हमारे से 10 गुना बड़ा है सर। वो अगर खत्म हो सकता है, हमारे के बाद में 5 साल के बाद में समझौता ब्लास्ट का मुकदमा शुरू हुआ सर, हैदराबाद ब्लास्ट का मुकदमा शुरू हुआ सर, अजमेर शरीफ ब्लास्ट का मुकदमा शुरू हुआ सर।
अगर वो मुकदमे अगर समाप्त हो सकते तो ये भी कानून के दायरे के अंदर ये मुकदमा कब का खत्म होना चाहिए था सर, लेकिन ये मुकदमा जानबूझ के कुछ लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस मुकदमे को डिले किया सर। ये मैं आपको आधार के साथ प्रमाण के साथ मैं आपको बता सकता हूं, और ये मेरी बात हर बार माननीय उच्च न्यायालय ने मानी है, डायरेक्शन दिया है कि जो पार्टी कोऑपरेट नहीं करती है उनको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजा जाए। ऐसा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इसके पहले जो माननीय न्यायमूर्ति पाटड़कर साहब थे उन्होंने प्रोसिक्यूशन का भेजा है, उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का भी भेजा है सर। तो मैं आधार के साथ बात कर रहा हूं सर। सर नहीं लगता है इतना वक्त सर, सब कुछ मिलता है जिंदगी में, वक्त कौन देगा? मेरा जिंदगी का 17 वर्ष कौन देगा सर? खुद के पैसे से हम यहाँ पर आते, हमको यहाँ पर आने के बाद में कुछ मिलता नहीं था सर, हमें कोई पॉलिटिकल हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए था सर। इनफ सर 17 साल बिल्कुल। अगर अब तो मान लीजिए तारीख, फैसले की तारीख तय हो चुकी है और नज़दीक भी आ रही है, और अगर आप निर्दोष छूट जाते हैं जैसा कि आप दावा करते हैं, तो बिल्कुल ये सवाल उठता है कि आपका जो वक्त बीता है, जो तकलीफ़ें आपने झेली है, जो आपकी माताजी ने झेली है, वो कौन देगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल 17 साल हो गए, इतने लंबे समय के बाद भी आखिरी फैसले की तारीख एक तरह से तय हो चुकी है। तो एक उम्मीद बनी है कि अब जो आपका रोज़ पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे जो चक्कर है वो समाप्त होगा, एक मानसिक जो तनाव है वो भी खत्म होगा और एक फैसला आएगा। अब न्याय किसके पक्ष में होगा ये तो हम नहीं कह सकते, वो तो अदालत सबूतों के परिप्रेक्ष्य में देखेगी, सब करेगी। लेकिन मैं ज़रूर शुभकामनाएं दे सकता हूँ जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि न्याय आपके साथ भी हो, और उम्मीद करें कि सभी के साथ न्याय हो। जो इसमें जो लोग मारे गए, 2 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवार का जो दुख है वो अलग है। 101 लोग जख्मी हुए थे, उनके परिवार का दुख अलग है। और आप जैसे जो आरोपी हैं, जो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, उनको भी न्याय मिले। अगर वो निर्दोष हैं तो छूटें, या अगर उसमें शामिल हो तो अदालत जो है अपना फैसला सुनाएगा। और दूसरी बात कि जो गायब हैं, वांटेड अक्यूज़ हैं, उनका अब तक कुछ पता नहीं चला है, वो है कि नहीं है वो भी एक सवाल है। एक जिसको लाया गया था पाटीदार, वो कहाँ गया है किसी को पता नहीं, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो बहुत ऐसे सवाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 31 जुलाई जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, स्पेशल एनआईए कोर्ट, तो इन सब बातों पर भी प्रकाश डालेगी और 17 साल का लंबा एक इंतजार सभी के लिए खत्म होगा। आखिर में हमारे केवल एक संस्कारों का छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि 9 वर्ष के कारागृहों के जीवन में मैंने जेल का 365 दिन एक ही टेस्ट का खाना खाकर, 5 दिन का अनशन कर मुंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ से आवेदन लगाकर कि हम जो एक धर्मपरायण जीवन जीने वाले जो हिंदू धर्मावलंबी है, तो हम जब तक किसी के उपयोग में नहीं आते तब तक हमारे जीवन को कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए मैंने किसी को मिलना नहीं देते थे, किसी को लिख नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, तो मैंने 27 बार मेरे ब्लड डोनेशन किया। ये मेरा मैं निमित्त हूं ये बताने के लिए, लेकिन हम खून देने वाले हैं, हम खून लेने वाले नहीं हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम समाज का चिंतन करने वाले लोग हैं। तो ये हमारे आचरण का, संस्कार का, आदर्श का, जिस विचार से हम अपना जीवन जीते उसका एक छोटा सा प्रमाण है सर जी। यानी जेल में रहते हुए आपने रक्तदान करते रहे आप? आदरणीय, मैंने 5 दिन का अनशन करके माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, आवेदन किया था, लिखित आवेदन किया था मुंबई उच्च न्यायालय में कि हम जो धर्मपरायण हिंदू जीवन जीने वाले लोग हैं कि हम जब तक किसी के उपयोग में नहीं आते तब तक हमारे जीवन को अर्थ नहीं है। आप हमको लिखने का परमिशन नहीं देते हैं, बात करने का परमिशन नहीं देते हैं, किसी को मिलने का परमिशन नहीं देते। तो मेरा बी नेगेटिव एक रेयर ब्लड ग्रुप था, मुझे आदत था हर 3 महीने में 4 महीने ब्लड डोनेशन करने का, तो मुझे ब्लड डोनेशन करने की आप परमिशन दीजिएगा। 365 दिन जेल के अंदर एक ही टेस्ट का खाना मिलता है। ये मेरा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का छोटा सा प्रमाण है। मैं निमित्त हूँ ये बताने के लिए। ये हमारे संस्कारों का परिचय है, ये हमारे विचार से हम जो जीवन जीते हैं उसका ये परिचय है कि हम अपने मानवीय जीवन में खून लेने वाले लोग नहीं हैं, हम खून देने वाले लोग हैं। 27 बार मेरे माथे के ऊपर झूठा आतंकवाद का, दहशतवाद का, फांसी का आरोप था। कोई मिलने के लिए 9 साल जेल के अंदर नहीं आया। उस वक्त भी हमने 27 बार ब्लड डोनेशन किया। तो इससे दूसरा सदाचरण कौन सा हो सकता है? जो हमारा लिखित 313 का स्टेटमेंट है, जो मैंने आपसे बातें किया है, आरोपी को एकमात्र मौका मिलता है सबसे आखिर में कि आपको क्या कहना है जब माननीय न्यायाधीश महोदय होते। तो ये बातें हमने सब उनको लिखित में दिया है, ये प्रमाण है, कोर्ट को ऑर्डर था सर। और ये विश्व पटेल के ऊपर एकमात्र उदाहरण है कि जिसके माथे के ऊपर फांसी का आरोप है वो ब्लड डोनेशन करता है। सर मैक्सिमम लोग साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लेते हैं। हमारा एक को-एक्यूज था, परिवार वाला था, मैं और साध्वी ब्रह्मचारी है, हमारे ऊपर परिवार का कोई दायित्व नहीं था, लेकिन वो बहुत ही लोग पीड़ित थे। तो एक हमारे को-एक्यूज को ठाणे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि सामने इतना बड़ा अंधेरा रहता था, कोई
विचार कर करके थक जाते थे। और जिसने गुनाह किया है तो उसके लिए तो जेल एक हॉस्टल होता है, लेकिन जिसने जो निर्दोष है तो उन विपरीत परिस्थितियों में, उस अपमानक परिस्थिति के लिए वो हर पल मरने जैसा होता है सर उसके लिए। तो भी हमने सदाचरण का मार्ग वहां पर भी प्रशस्त किया। पहले दिन से कोई वकील नहीं लिया, जमानत के ऊपर छूटने के बाद में ईच एंड एवरी डे हम ट्रायल कोर्ट में गए और हमारा मुकदमा जल्द से जल्द चलाओ, इसके लिए हमने बार बार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया। आज भी हम जब हमको मौका मिलता है तब तक हम न्याय का पक्ष लेते हैं सर, कानून का पक्ष लेते हैं, क्योंकि आखिर में ये हमारी व्यवस्था है। इसी विश्वास के साथ हम ईच एंड एवरी डे कोर्ट में गए सर। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 31 जुलाई को हमारे निर्दोषत्व के ऊपर स्पेशल एनआई कोर्ट पक्का ठप्पा लगाएगा सर, और बहुत सारे जो सवाल है उसका आंसर उसी दिन मिल जाएगा। धन्यवाद। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और आपकी व्यथा आपने यहाँ पर आए, आपने सुनाया, और उम्मीद करते हैं कि 31 जुलाई को जो फैसला होगा वो सभी के पक्ष में होगा, यानी कि सभी जो भी पीड़ित पक्ष है, आरोपी पक्ष है, सभी को न्याय मिलेगा। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। कैसी लगी ये बातचीत आप फीडबैक जरूर दीजिए, और श्रेष्ठ भारत चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।